Thanks for visiting my channel A1 Study Passion. I will try to provide all chapters of social science like notes, question answers, MCQ questions and extra question answer. So please subscribe my channel that I will notify you. So आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। सो आप वीडियो बने रहना एंड कंटिन्यू करना और इसे नोट डाउन भी कर लेना। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद का इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि एग्जाम में आ सकता है। सो इसे नोट डाउन कर लेना। नोट्स को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्य में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय गान आता है। आम शब्दों में बोला जाए तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर अनेक प्रभाव पड़े थे, जिसमें से पहला था एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, जिसकी भरपाई कर्जा लेकर वह करों में वृद्धि करके चुकाया गया। मतलब कि युद्ध की वजह से भारी नुकसान हुआ, जिसके वजह से रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी हुई और इसको भरपाई करने के लिए करों में वृद्धि की गई और उससे जो मिले पैसे उससे भरपाई किया गया कर्ज का। और तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किए गए। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किए गए। फोर्थ पॉइंट ब्रिटेन सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती। क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारे सिपाही मारे गए थे, इसलिए ब्रिटेन सेना में नए सिपाहियों की भर्ती की जा रही थी, वो भी जबरन। नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि फोर्थ पॉइंट है हमारा फसल नष्ट हो जाने की वजह से खदान की भारी कमी। मतलब कि युद्ध के दौरान फसल नष्ट हो चुके थे और उसके वजह से खदान की भारी कमी होने लगी। फिफ्थ पॉइंट फ्लू की महामारी तथा अकाल की वजह से लाखों लोग की मृत्यु। मतलब कि फ्लू की महामारी और अकाल की वजह से लाखों लोग की मृत्यु हो गई। सो ये था हमारा प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़े प्रभाव। अगला टॉपिक है हमारा सत्याग्रह का विचार। जो सत्याग्रही थे उनका विचार क्या था। पहले सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह के जन आंदोलन करने का रास्ता था। मतलब कि इसमें सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नई तरह का आंदोलन करने का रास्ता था। सत्याग्रहियों के मुख्य विचार क्या था। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़ित से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब सत्याग्रहियों का मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो किसी से लड़ने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये था सत्याग्रहियों का पहला विचार। दूसरा है हमारा सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकते हैं। मतलब कि जो सत्याग्रही है वह केवल अहिंसा के सहारे प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी सफल हो सकते हैं अपने काम में। उनका तीसरा विचार था उत्पीड़ित की चेतना को झिझोड़कर उसे सच्चाई का स्वीकार करने तथा दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए दबाया जा रहा है तो उसको सच्चाई को स्वीकार करने के लिए और दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये था सत्याग्रहियों का विचार। सो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। मतलब कि जो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था भारत में, उन सभी आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला आंदोलन है हमारा चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील खेती करने वाले किसानों को प्रेरित करना। मतलब 1917 चंपारण में किसान जो है नील की खेती करते थे, तो किसानों को महात्मा गांधी ने बताया कि नील खेती करने से क्या नुकसान होती है और उन्हें प्रेरित किया कि ये भविष्य में हमारे जमीन को बंजर बना सकता है, इसलिए नील की खेती न करें। ये था महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन। महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन था 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। महात्मा गांधी जी ने खेड़ा किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिए।
जो कि उनका भारत में दूसरा आंदोलन था। महात्मा गांधी का तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन। मतलब अहमदाबाद के गुजरात में 1918 में जो कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूर थे उनके समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जो था महात्मा गांधी का तीसरा आंदोलन। अगला टॉपिक है हमारा रोल्ड कानून 1990, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। रोल्ड कानून, जिसका मुख्य प्रावधान था कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। मतलब कि रोल्ड कानून के दौरान राजनीतिक कैदियों पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। और रोल्ड कानून जो है भारतीय लोगों के अनुमति के बिना बनाया गया था। इसके फलस्वरूप 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन। रोल्ड कानून जो है बिना अनुमति के बनाया गया था, इसके वजह से भारतीय लोगों के अंदर आक्रोश था, इसलिए 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन का आयोजन हुआ। और दूसरा पॉइंट, विभिन्न शहरों में रैली जुलूस निकाले गए। और तीसरा पॉइंट, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल। और जो रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे कामगार, उन्होंने हड़ताल कर दिया। और तीसरा पॉइंट में बोल सकते हैं दुकानें भी बंद कर दी गई, क्योंकि जब महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा था उसकी वजह से पूरे देश में हर जगह पर आंदोलन छिड़ने लगे। एंड फिफ्थ पॉइंट, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और जो आसपास के नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया। और फिफ्थ पॉइंट, बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले होने लगे। और इन सब का बस एक ही कारण था कि रोल्ड कानून भारतीय लोगों के अनुमति के बिना बनाया गया था। सो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, सो इसे नोट डाउन कर लेना। और अगला टॉपिक है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था और ये किसके द्वारा सफल हुआ था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में घटित हुआ। कानून का विद्रोह प्रकट करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी। मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, जहां पर हमारे ग्रामीण किसान कानून का विद्रोह प्रकट करने के लिए भारी भीड़ में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। और दूसरा पॉइंट, शहर के बाहर के होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। मतलब कि जहां पर किसान एकत्रित हुए थे उस इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका था और वहां के न होने के कारण किसानों को यह पता नहीं था। और फिर जनरल डायर वहां पहुंचे, मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए तथा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मतलब कि जो जनरल डायर थे वो वहां पर पहुंचे और मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते को बंद कर दिए और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। और आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि इसके वजह से सैकड़ों किसान मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे, उसका प्रभाव क्या पड़ा। इसका निम्न प्रभाव पड़ा, जिसका पहला पॉइंट बोल सकते हैं उत्तर भारत के बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर उतर आए। और दूसरा पॉइंट, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोग हड़ताल करने लगे और पुलिस से मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला भी करने लगे। सरकार ने निर्मतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। ये सब घटना होते देख सरकार ने कदम उठाया और लोगों को अपमानित और आतंकित किया। और नेक्स्ट पॉइंट था, सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसटकर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब कि सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घसीटकर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरांवाली पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। मतलब लोगों को कोड़े मारे गए और जो गुजरांवाला पंजाब था उनके गांवों पर बम बरसाए गए। सो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। और नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। इसको किसने शुरू किया और इसका प्रभाव क्या था, इन सब के बारे में बात करेंगे।
पहला पॉइंट, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने 11 मांग रखी। मतलब कि महात्मा गांधी ने जनवरी 1930 में लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने 11 मांग रखी थी। यह मांग उद्योगपति से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। जो महात्मा गांधी ने मांग की थी वो अमीर से लेकर किसान तक सभी के लिए जरूरी था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर को खत्म करना, क्योंकि नमक आज के टाइम में अमीर से लेकर गरीब लोग सब यूज करते हैं। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो महात्मा गांधी ने मांग की थी उसको मानने के लिए लॉर्ड इरविन जो है बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसी कारण वर्ष 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि नमक यात्रा का शुरुआत कब हुआ। आप याद रखना 22 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन। मतलब महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बना दिया और नमक कानून का उल्लंघन किया। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि नमक कानून का उल्लंघन कब हुआ। मैंने आपको बता दिया है 6 अप्रैल 1930 को। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को उल्लंघन किया गया था, इसलिए इसका परिणाम भुगतना अभी बाकी था। आम शब्दों में बोला जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1932 में दोबारा हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुका था और फिर बंद हो गया, और लेकिन दोबारा 1932 में फिर से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य घटना क्या था। देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन होने लगा। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि नमक कानून का उल्लंघन होने लगा देश के विभिन्न हिस्सों में। और तो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो विदेशी वस्तुएं थी उनको बहिष्कार होने लगा। वन्य कानूनों का उल्लंघन, जो वन्य कानून था उनका भी उल्लंघन करने लगे। यही कुछ कारण था जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। जब ये सब घटना हो रहा था तो उसके वजह से ब्रिटिश सरकार क्रोध में आ गई, और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया हुई कि भारत कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। जो भारतीय कांग्रेस नेता थे उन लोगों को हिरासत में ले लिए ब्रिटिश सरकार ने, और ब्रिटिश सरकार द्वारा हमला शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण। और जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण कर दिए। महिलाओं व बच्चों को पीटा गया, और जो बच्चे थे, महिला थी, उन सबको ब्रिटिश सरकार ने बहुत पीटा, और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ब्रिटिश सरकार जो है लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए। ये था ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस किस ने भाग लिया था और किस उद्देश्य से लिया था। इसमें से पहले आते हैं हमारा अमीर किसान, जो कि ऊंचे लगान के विरोध में, मतलब जो अमीर किसान थे उन्होंने ऊंचे लगान के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। और दूसरा गरीब किसान, जो कि उच्च भाड़ा तथा उच्च लगान की वजह से इन पर आंदोलन में भाग लिए थे। और व्यावसायिक वर्ग औपनिवेशिक सरकार की व्यवस्था एक नीति के खिलाफ। और महिलाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर आंदोलन में भाग लिया था। ये था हमारा मुख्य घटना, ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया और आंदोलन में भाग लेने वाले। हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करना। एंड बाय बाय।